दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी भारत वैश्विक मंच पर मजबूत होता है, देश के अंदर से ही विरोध की आवाजें क्यों उठने लगती हैं? पिछले 48 घंटों से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, भारत ने ईरान को धोखा दिया, मोदी अमेरिका से डर गए। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस मशीनरी यह साबित करने में लगी है कि भारत अब एक कमजोर राष्ट्र है। लेकिन आज हम कागजों और सबूतों के साथ इस प्रोपोगेंडा गैंग की बखियां उधेड़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज जो सच आप सुनेंगे वो आपको हिलाकर रख देगा। सबसे पहले उस झूठ का पोस्टमार्टम करते हैं जो ईरान के जहाज डेना को लेकर फैलाया गया। विपक्ष कह रहा है कि भारत ने उसे डूबने दिया। सच क्या है? जब डेना संकट में था, भारत के P-8I टोही विमान और नेवी ने तुरंत संपर्क किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मानवता के नाते शरण देने की पेशकश की, लेकिन ईरानी नौसेना ने खुद लिखित में मना किया और कहा कि वे अपनी मदद खुद कर सकते हैं और श्रीलंका की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप ही बताइए, अगर मेहमान खुद घर आने से मना कर दे तो क्या आप उसे जबरदस्ती अंदर खींचेंगे? उसी ईरान का दूसरा विशाल जहाज लवन संकट में था, भारत ने उसे शरण दी। आज कोची में 1883 ईरानी नौसैनिक भारतीय सुरक्षा में सुरक्षित हैं। उन्हें खाना और चिकित्सा मिल रही है। अब सवाल यह है, अगर भारत डरपोक होता तो क्या 1800 नौसैनिकों को पनाह देकर अमेरिका से पंगा लेता? कांग्रेस इस जहाज लवन का नाम क्यों नहीं ले रही? क्योंकि इससे उनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। अब आते हैं कांग्रेस के दूसरे हथियार पर, रशियन ऑयल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें 30 दिन की भीख दी है। राहुल जी, राजनीति के चक्कर में देश का अपमान मत कीजिए। हकीकत यह है, अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी ने जो बयान दिया वो असल में उनकी मजबूरी है। अमेरिका जानता है, अगर भारत ने रशियन तेल खरीदना बंद कर दिया तो दुनिया में तेल $200 प्रति बैरल पहुंच जाएगा। अमेरिका की अपनी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। भारत आज दुनिया की रिफाइनरी बन चुका है। हम रूस से सस्ता कच्चा तेल लेते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और उसी यूरोप और अमेरिका को महंगे दामों पर बेचते हैं। यह सरेंडर नहीं, यह मास्टर स्ट्रोक है। मोदी सरकार ने 2023 में भी कहा था, हमारी पहली प्राथमिकता हमारे नागरिक है। सरेंडर शब्द कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देता। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1966 ताशकंद, लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत के बाद हमने टेबल पर वो सब खो दिया जो हमारे जवानों ने सीमा पर जीता था। 1972 शिमला समझौता, इंदिरा गांधी के पास 93,000 युद्ध बंदी थे। चाहती तो पीओके वापस ले सकती थी, लेकिन उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के झूठे वादों पर भरोसा करके सब लुटा दिया। 1974 कच्चा थीवू, बिना किसी युद्ध के अपनी जमीन का एक टुकड़ा श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया गया। आज हमारे मछुआरे वहां पकड़े जाते हैं तो जिम्मेदार कौन? 2006 से 2010 सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज खाली करने की डील पक्की हो गई थी। अमेरिका और पाकिस्तान के दबाव में मनमोहन सरकार झुक गई थी। वो तो सेना ने विद्रोही जैसा रुख अपनाया, तब जाकर जमीन बची। 2008 मुंबई हमला, कसाब और उसके साथी हमारे लोगों को मार रहे थे और दिल्ली में बैठी सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेज रही थी। क्या यह सरेंडर नहीं था? अब बात करते हैं कांग्रेस के सबसे पसंदीदा शब्द की, अडानी। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी जी ब्लैकमेल हो रहे हैं। सच सुनिए, पहले मुंबई एयरपोर्ट और देश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स विदेशी कंपनियों के हाथों में थे। कांग्रेस को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां से कमीशन का रास्ता साफ था। आज जब वही प्रोजेक्ट्स एक भारतीय कंपनी के पास है जो देश के भीतर टैक्स भर रही है और रोजगार दे रही है, तो इन्हें देश बेचना क्यों लग रहा है? क्या भारतीय कंपनी का अमीर होना गुनाह है या आपका कमीशन बंद होना असली समस्या है? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत आकर कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो अविश्वसनीय है। भारत दुनिया को विश्व मित्र मान रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे आईटी सेल और गैंग सक्रिय हैं जिन्हें पाकिस्तान और चीन के बयानों में ज्यादा भरोसा है। राहुल गांधी जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन विदेशी मंचों पर जाकर या विदेशी ताकतों के नैरेटिव को हवा देकर आप देश को कमजोर कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का यह सरेंडर वाला नैरेटिव सही है? क्या भारत वाकई कमजोर हुआ है या आज हम अपनी शर्तों पर दुनिया चला रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो फेक न्यूज के शिकार हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।